हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अभिषेक सर सरस्वती कोचिंग ऑफिशियल में। मेरी चर्चा आज उत्तराखंड के समसामयिक महत्वपूर्ण बिंदुओं के रूप में, जो आपका ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पॉइंट्सों को हम 2023 में हुई घटनाओं के रूप में तो देख सकते हैं, लेकिन वो पॉइंट्स एवरग्रीन पॉइंट्स हैं जो आगामी परीक्षाओं में आपका पूरे गत वर्ष 2024 के लिए इम्पोर्टेंट पार्ट है। मैं उन्हीं पर चर्चाओं का ये तीसरा वीडियो आप लोगों के सामने देने का काम कर रहा हूँ। इससे पहले दो वीडियो के माध्यम से मैंने उन चीज़ों को कवर करने का प्रयास किया है और भी इसमें तथ्यों को। आप उन दो वीडियो को देखते हुए इस तीसरी वीडियो के भी जो तथ्य हैं इनको अपने कॉपी में लिखें, राइट डाउन करें और इसे रिपीट करते रहें बार बार। सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है कि आप लोग देखा होगा कि कुछ समय से परीक्षाओं में आपका जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्न क्या कहते हैं, आपका पुराने पैटर्न पर जाकर के या ये कह लीजिए पुरानी समसामयिकी पर जाकर के पूछ लिए जाते हैं। ये एक ट्रेंड चला आ रहा है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसके एग्जामों में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है कि 2021 का, 2022 का, 2023 के प्रश्न आपसे परीक्षाओं में पूछ रहा है और बच्चा ये कह रहा है कि इतनी पुरानी करंट को हमसे पूछ रहा है। अब बात यहाँ पर समझने वाली इंपॉर्टेंट विषय ये है कि जो ये ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं उस समय के ऐसे प्रश्न थे जो एक महत्वपूर्ण घटनाओं का भाग है और जिनका संबंध अभी भी करंट से कम बल्कि वास्तविक स्थिति में जिस घटना से घटित हुआ है उसके तौर पर वो अभी भी एवरग्रीन है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको अगर समझाऊं कि 2023 में अगर गणतंत्र दिवस पर किसी को अगर हमने आपका विदेशी मेहमान के तौर पर अगर किसी को बुला रखा है तो वो प्रश्न ना केवल आपका जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल माह के लिए इंपोर्टेंट है, बल्कि वो पूरा जब तक नई 26 जनवरी पर हम नए मेहमान को नहीं बुला लेते हैं तब तक के लिए क्या है, इंपोर्टेंट है। तो आपको ये समझने का प्रयास करना है कि ऐसे ही बहुत सारे प्रश्न हैं जो 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष पुराने होते हैं और आपके लिए क्या होते हैं, इंपोर्टेंट होते हैं। तो इन्हीं पर मेरी चर्चा का विषय आपके साथ होगा और साथ ही साथ में मेरा ये कहना है कि इन प्रश्नों को तैयार करके आप बार बार कॉपी में लिख लें और बार बार रिपीट करते रहें। ये कहीं ना कहीं आपकी परीक्षाओं में मिलते हुए दिखाई देंगे। और साथ ही साथ में जो 2023 में महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई और ऐसी घटनाएं जिनका सरोकार 2024 के प्रश्नों के साथ हो सकता है, मैं ऐसे ही प्रश्नों को लेकर के आपसे चर्चा करने का प्रयास इस टॉपिक के माध्यम से कर रहा हूं। तो आप इसे अच्छे से मैनेज करने का काम करें। आइए चर्चा करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पहला पॉइंट इसमें आपका इंडिकेट किया गया है कि माड़ा में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अब माड़ा जगह कहाँ पड़ती है, आप सबको मालूम है कि चमोली में पड़ती है। और ये जो माड़ा है इसके विशेष कार्यक्रम में एक थीम थी, मेरी माटी मेरा देश, और साथ ही साथ में इसे देश का पहला गांव घोषित कर दिया गया। अब ये देश का पहला गांव क्या है, जैसे कि आप एक चित्र के माध्यम से देख रहे हो कि इसमें लिखा है इंडियाज लास्ट विलेज माना। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह कहा कि जो ये सीमांत क्षेत्रों में लगे हुए आपके गांव हैं ये अंतिम गांव नहीं कहलाएंगे, बल्कि यह देश के पहले गांव कहलाएंगे। तो भारत का पहला गांव इस प्रकार की उपमा के नाम से अब माना को जाना जाएगा, ना कि अंतिम गांव के रूप में। और साथ ही साथ में ये जो माणा जगह पड़ती है ये चमोली में पड़ती है और इन क्षेत्रों में आकाशवाणी केंद्रों की भी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्थापना की गई। और इन आकाशवाणी केंद्रों के माध्यम से कहीं ना कहीं इन दूरस्थ क्षेत्रों में लोग दूरसंचार के माध्यम से जुड़े, संचार व्यवस्था के माध्यम से चीजें की कनेक्टिविटी यहाँ इन क्षेत्रों में बढ़े। तो इन क्षेत्रों में इस प्रकार की चीजों को डेवलप किया गया है। तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। अब जैसे ये क्वेश्चन क्या है, एवरग्रीन है, कभी भी आ सकता है कि भाई भारत का अंतिम गांव जिसे कहा जाता था अब वो पहले गांव के नाम से जाना जाएगा। इसमें उत्तराखंड के किस क्षेत्र के तौर पर इसको रखा गया, तो अम्बाड़ा गांव के रूप में इसको बताया गया है। तो आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक इंडिया पुरस्कार। तो जैविक इंडिया पुरस्कार उत्तराखंड को लगातार ये चौथी बार मिला है, जैविक इंडिया पुरस्कार। जैविक इंडिया क्या है कि भाई जैविक जो उत्पाद है उनको लगातार बढ़ाना। ये जैविक इंडिया पुरस्कार जो है इसके जैविक उत्पाद के प्रबंधक निदेशक जो विनय कुमार है उनको दिया गया ग्रेटर नोएडा में। और इन्होंने यह पुरस्कार जो है उसके बाद उत्तराखंड के जो कृषि मंत्री जी हैं, माननीय श्री कृषि मंत्री गणेश जोशी जी, उनको दे दिया, सौंप दिया। और इस प्रकार से गणेश जोशी जी ने यह बताया कि उत्तराखंड में 38% जो खेती है वो अभी वर्तमान में जैविक खेती का रूप में हो रही है और 2025 तक इस 38% खेती को बढ़ा करके 50% का लक्ष्य रखा जाएगा। तो इस प्रकार से हमें यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई
जैविक इंडिया पुरस्कार में उत्तराखंड को जैविक खेती उत्पाद के रूप में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये चौथी बार ये क्या कहते हैं, ये पुरस्कार जो है जैविक इंडिया पुरस्कार के रूप में उत्तराखंड को मिला है। तो ये पॉइंट है, आप इसे ध्यान में रखें। और साथ ही साथ में उत्तराखंड में कितने % हिस्से पर जैविक खेती उत्पाद किया जाता है? तो 38% खेती पर अभी जैविक उत्पाद किया जा रहा है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप तैयार रखेंगे। अगला प्रश्न इसमें बताया गया है, अब ये जो आपको बॉडी बिल्डर एक महिला दिखाई दे रही है चित्र के माध्यम से, ये हमारे उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर है। अब बात आ रही है कि ये जो उत्तराखंड की पहली महिला बॉडी बिल्डर है, अभी नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक 55वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग एंड फिजिक स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था और उसमें इन्होंने कांस्य पदक अर्जित किया। सबसे इंपॉर्टेंट विषय कि यह उत्तराखंड की पहली जो महिला है ये कहाँ की रहने वाली हैं? तो ये उत्तराखंड के पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की रहने वाली है। उत्तराखंड के पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की रहने वाली है। वर्ष 2023 में ही इन्होंने दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में अक्टूबर महीने में आयोजित होने वाली महिला वर्ल्ड बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में भी प्रतिभा थपलियाल ने भाग लिया। तो इनका नाम क्या है? प्रतिभा थपलियाल। तो नाम भी ध्यान रखेंगे, प्रतिभा थपलियाल। और उत्तराखंड के पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की ये रहने वाली है। तो ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और उत्तराखंड की सबसे इंपॉर्टेंट विषय यह है कि ये उत्तराखंड की पहली महिला क्या है? बॉडी बिल्डर है। तो ये कंटेंट जो है आप इस चीज को तैयार रखेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है कि उत्तराखंड में देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम बनाया जाएगा। देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम। अब इसमें प्रश्न ये एवरग्रीन है, इंपोर्टेंट है, कभी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड में देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम कहाँ है? ये प्रश्न आपका बन सकता है किसी भी परीक्षा में। तो उत्तराखंड में, और देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम कहाँ बना? तो उत्तराखंड में बना। तो खाद्य विभाग ने पौड़ी, अल्मोड़ा और नैनीताल में, आपका किस किस जगह? पौड़ी में, अल्मोड़ा में और नैनीताल में अनाज भंडार में आ रही दिक्कतों के चलते केंद्र सरकार के सामने इस गोदाम का प्रस्ताव रखा। और इस तरह से ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड ये पहला राज्य है जहां पर इसे तैयार किया गया है और रामनगर में इसको स्थापित किया गया है। कहाँ स्थापित किया गया है? हल्द्वानी के पास रामनगर में स्थापित किया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षाओं में कभी भी पूछा जा सकता है। करंट के तौर पर कम, इसको घटना के तौर पर या एवरग्रीन घटना के तौर पर आप इसे याद रखें। आपसे पूछेगा कि देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम कहाँ है? तो देश का पहला पोर्टेबल राशन गोदाम जो है वो कहाँ बना है? आपका उत्तराखंड में बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना का संबंध किससे है? डायरेक्टली यह प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो रेलवे स्टेशनों के पुनर्वास से संबंधित है। आपको यह बताना है। आपसे पूछेगा रेलवे स्टेशनों के पुनर्वास से संबंधित कौन सी योजना है? तो आप बोलोगे अमृत भारत स्टेशन योजना है। अब बात यह आती है कि अमृत भारत स्टेशन योजना हर्रावाला, रुड़की और लाल कुआं में इसकी जो आधारशिला है इस परियोजना की या ये योजना की, उसकी आधारशिला माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा रखी गई और उसी आधारशिला के आधार पर हर्रावाला में इसका उद्घाटन उत्तराखंड के माननीय मुख्यमंत्री धामी जी के द्वारा किया गया। रुड़की में इसका उद्घाटन हरिद्वार के सांसद माननीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी के द्वारा किया गया। और लाल कुआं में इसका उद्घाटन जो है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री माननीय अजय भट्ट जी के द्वारा किया गया। तो आपको ये प्रश्न ध्यान में रखना है कि भाई हर्रावाला, रुड़की, लाल कुआं, इन जगहों पर इसका जो उद्घाटन है वो किसके द्वारा किया गया है। और साथ ही साथ में सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न यह है कि कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि अमृत भारत स्टेशन योजना का संबंध किससे है? तो आप बोलोगे रेलवे स्टेशनों के पुनर्वास से संबंधित है। ये प्रश्न आप अच्छे से तैयार रखें। अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 यह प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब आपको ये ध्यान में रखना है, कभी भी किसी प्रश्न में पूछ सकता है कि हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बता देना है कि हथकरघा दिवस जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का जो चलन है वो 2015 से शुरू हुआ और इसी चलन के साथ इस बार उत्तराखंड में चमोली जिले में 9वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में समर्थ योजना के अंतर्गत जो 15 बुनकर महिलाएं थी उनको प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया गया।
तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। शुरुआत कब से हुई? 2015 में हुई। इस बार चमोली जिले में ये कौन सा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस था? 9वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाया गया। और समर्थ योजना के अंतर्गत जो बुनकर महिलाएं थी उनको प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अगला है पॉइंट, हिटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा। हिटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा का संबंध किससे है? तो हिटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा का संबंध जो है 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन पिथौरागढ़ के धारचूला से कनाड़ी तक एक यात्रा निकाली गई। इसे हिटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा के नाम से जाना गया। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का एक हौसला बढ़ाना और कहीं ना कहीं देश सशक्त और मजबूत है, इस थीम को इसके माध्यम से रखना। तो हिटो बॉर्डर तिरंगा यात्रा का संबंध उत्तराखंड के किस जगह से था? तो आप बोलोगे पिथौरागढ़ के धारचूला से कानड़ी तक इसका तक की ये यात्रा रही। नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है। और इसी तरीके से डायरेक्टली आपको ध्यान में रखना कि मोबाइल फूड सेफ्टी में उत्तराखंड का देश में दूसरा स्थान है। आपसे पूछेगा पहला स्थान किसका है? आपसे अगर पूछता है कि पहला स्थान किसका है, तो आप बोलोगे पहला स्थान गुजरात का है। पहला स्थान इसमें किसका है? गुजरात का है। तो ये पॉइंट अपना क्लियर रखिएगा, फैक्ट के तौर पर पूछ सकता है, तो आप इसका आंसर निकाल लीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका, उत्तराखंड की दो लघु फिल्म, एक पातालती और दूसरा एक गांव था। तो दो लघु फिल्म है, एक पातालती और दूसरा एक गांव था। ये 69वें आपका राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसे 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिमालय शिखरों के पवित्र जल को एक पोते के द्वारा अपने दादा तक पहुंचाने के संघर्ष को भोटिया भाषा की बोली में बनी हुई फिल्म पातालती, इसका संबंध है। इसमें एक घटना है जिसमें हिमालय शिखर से एक पवित्र जल को एक पोता जो है अपने दादा तक पहुंचाने के लिए संघर्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। और दूसरा है एक था गांव। इस पिक्चर की थीम जो है उत्तराखंड के भूतिया गांव की भयभीत स्थिति को बताने का काम कर रहा है। आज उत्तराखंड में लगातार पलायन हो रहा है, लोग पलायन करके गांव गांव खाली कर रहे हैं। और सीधी सी बात है, उन गांवों को भूतिया गांव के ही नाम से जाना जा रहा है। तो इस तरह से उत्तराखंड की एक जो बड़ी समस्या है कि पलायन हो रहा है, और पलायन का एक नया स्वरूप देखा जा रहा है। गांव खाली हो रहे हैं और लगातार जो आपका शहरी भाग है उन क्षेत्रों में, पहाड़ के ही शहरी भागों में लगातार जो आपका जनघनत्व है वो बढ़ता जा रहा है। और कहीं ना कहीं हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड आपदा जैसी स्थितियों में अगर देखा जाए तो जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत है। और ऐसी स्थिति में एक ही जगह पर इतना दबाव का बढ़ जाना, ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में भीषण आपदाओं का क्या कारण बन सकता है। तो इस प्रकार से इन फिल्मों के माध्यम से जो वास्तविक एक तस्वीर है, जिसे हम बोलते हैं कि आपका फिल्म जो है, वो चलचित्र जो है, वो समाज का एक आईना है, उसको दिखाने का इसमें काम किया गया है पातालती जैसी पिक्चरों के माध्यम से और एक था गांव। तो सबसे इंपॉर्टेंट विषय है कि इस बार की कौन सी दो लघु फिल्में जिनको 59वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो उनका नाम है पातालती और एक गांव था फिल्म थी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखते हैं हम लोग, देहरादून में सैन्यधाम अमर जवान ज्योति आधारशिला रखी गई। आप सब जानते हो गुनियाल गांव, ये जो जगह पड़ती है गुनियाल गांव, ये देहरादून में है। में बन रहे सैन्यधाम में जो अमर जवान ज्योति की आधारशिला में प्रदेश के आंगन की मिट्टी समाहित की जा रही है और प्रदेश की पवित्र 38 नदियों का जल भी लाया जा रहा है। तो सबसे इंपोर्टेंट बात कि सैन्यधाम अमर जवान ज्योति आधारशिला कहां रखी गई। प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो आप बोलोगे गुनियाल गांव में रखी गई। ये गुनियाल गांव कहां है? देहरादून में है। इसका उद्घाटन या इस पर इसकी जो आधारशिला थी वो किसके द्वारा रखी गई? तो माननीय राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त गुरमीत सिंह जी के द्वारा रखी गई। और इस कार्यक्रम में जो उपस्थित थे वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी, जैसा कि चित्र के माध्यम से दिख रहा है आपको, बीच में लेफ्टिनेंट साहब दिख रहे हैं, इस साइड में आपको चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी हैं, और इधर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी जी हैं। तो इस प्रकार से सैनिक धाम या सैन्य धाम अमर जवान ज्योति आधारशिला रखी गई। तो इस पॉइंट को आप क्लियर रखें, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्टली प्रश्न बन सकता है कि सैन्य धाम अमर जवान ज्योति आधारशिला कहां रखी गई। ऑप्शन दे सकता है, गुनियाल गांव, 4 ऑप्शन बना देगा। तो आपको ध्यान में रखना है गुनियाल गांव में रखी गई, देहरादून में। मुख्य रूप से इसमें जो आधारशिला
रखी गई राज्यपाल महोदय के द्वारा, और साथ ही साथ में ये लोग भी उपस्थित थे। इसको आप तैयार करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तराखंड में हरेला पर्व। आप सब जानते हो कि उत्तराखंड में हरेला पर्व हरियाली का एक त्योहार है, जो उत्तराखंड की समृद्धि और विकास और साथ ही साथ में जनमानस को एकता के सूत्र में बांधने के लिए मनाया जाता है। इस बार इसकी हरेला पर्व की जो थीम थी, जल संरक्षण एवं जल धाराओं का पुनर्जीवन। जल का संरक्षण करें, जल धाराओं को फिर से पुनर्जीवित किया जाए। हरेला पर्व जो है 17 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त 2023 तक मनाया जाने वाला पर्व है, और सबसे इंपॉर्टेंट है इसकी थीम कि जल संरक्षण एवं जल धाराओं का पुनर्जीवन। इस थीम के अंतर्गत इसको रखा गया है। अगले पॉइंट को देख लेते हैं, यूनि संगम का लोकार्पण। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपसे पूछ सकता है कि यूनि संगम क्या है। तो यूनि संगम का जो लोकार्पण हुआ है, उसको एक तरह से यूनि संगम क्या है, तो एक मोबाइल ऐप है। और ये यूनि संगम क्या करेगा, तो ये यूनि संगम जो मोबाइल ऐप है, ये कनेक्टिविटी करेगा या कनेक्ट करेगा जो उत्तराखंड के विभिन्न निजी आपका विश्वविद्यालय हैं उनको। और इस यूनि संगम मोबाइल ऐप को जो लॉन्च किया, वो माननीय आपका राज्यपाल महोदय लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड जी के द्वारा, जो लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड है गुरमीत सिंह जी हमारे, उनके द्वारा किया गया, उत्तराखंड के राज्यपाल महोदय के द्वारा। यूनि संगम का संबंध किससे है पूछेगा, तो आप बोलोगे निजी विश्वविद्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए, यूनिवर्सिटियों को आपस में जोड़ने के लिए यूनि संगम, या विभिन्न विश्वविद्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए यूनि संगम ऐप को लॉन्च किया गया। अगला पॉइंट है सीमावर्ती गांव 51 गांव वैब्रांत विलेज, वाइब्रेंट विलेज के अंतर्गत सीमावर्ती जो 51 गांव हैं उनको शामिल किया गया। इस योजना में राज्य के 5 विकास खंड मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छिन्ना, जो पिथौरागढ़ में है 3, आपको ध्यान में रखना है। इस योजना में राज्य के 5 विकास खंड मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छिन्ना, ये कहाँ पड़ते हैं विकास खंड, पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। इसी प्रकार से जोशीमठ कहाँ पड़ता है, चमोली में पड़ता है। भटवाड़ी कहाँ पड़ता है, आपका उत्तरकाशी में। तो ये पांचों जो आपके विकास खंड हैं इनको ध्यान में रखेंगे, मुनस्यारी, धारचूला, कनाली छिन्ना, जोशीमठ और भटवाड़ी। और 3 इसके अंतर्गत राज्य हैं, पिथौरागढ़, आपका चमोली और उत्तरकाशी के गांव चयनित किए गए। वाइब्रेंट विलेज में शामिल गांव, विकासखंड और संख्या। तो सबसे ज्यादा संख्या या किस आपका विकास खंड में है, तो आप बोलोगे धारचूला पिथौरागढ़ में, जिसमें 17 गांव जो है इसके अंतर्गत शामिल किए गए। मुनस्यारी में आपका फिर इसके बाद भटवाड़ी आएगा, भटवाड़ी में 14 हैं। फिर इसके बाद जोशीमठ आएगा, इसमें 10 हैं चमोली में। मुनस्यारी पिथौरागढ़ में 8 हैं, और कनाली छिन्ना पिथौरागढ़ में कितने हैं आपके, 2 हैं। तो प्रश्न आपका पूछ सकता है कि किस विकास खंड में सबसे ज्यादा आपका वाइब्रेंट विलेज गांव के रूप में शामिल किया गया है, तो आप बोलोगे धारचूला पिथौरागढ़ में, जिनकी संख्या कितनी है आपका 17। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 में होने वाली जो आबकारी विभाग है, उत्तराखंड एसआई की परीक्षा है, या अन्य कोई भी परीक्षा जो होगी या जिसका नोटिफिकेशन आएगा, उन सभी परीक्षाओं के लिए पॉइंट्स जो हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको आप बार बार रिपीट करें, पढ़ें और उसको कॉपी में मेंटेन करें। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। आपसे कह रहा है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक। तो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो आया वो 17 जुलाई 2023 को आया, नीति आयोग के द्वारा लाया गया। 2019 और 21 में 2019 और 21 में सूचकांक के आधार पर उत्तराखंड का सबसे गरीब जो जिला है वो आपका हरिद्वार है। अब ये प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि उत्तराखंड का सबसे गरीब जिला जो राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक नीति आयोग के द्वारा निकाला गया, उसके अंतर्गत कौन है, तो आप बोलोगे हरिद्वार जिला है। 2015 और 16 में जहां 24.7% लोग गरीबी रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे थे, तो वहीं 2019 और 21 में ये घट करके 16.29% हो गया। तो कहीं ना कहीं जो गरीबी स्थिति है उसमें सुधार तो हुआ ही है, और इस तरह से उत्तराखंड में 8% की गिरावट देखने को मिली है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक में। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछता है कि सूचकांक के आधार पर उत्तराखंड का सबसे अधिक गरीब जिला कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, हरिद्वार बताओगे। अगला पॉइंट क्लियर करेंगे। उत्तराखंड में राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब सेतु आयोग का गठन किया जाएगा। तो आप ध्यान में रखना, योजना आयोग राज्य योजना आयोग था, अब उसका स्थान कौन ले लेगा, सेतु आयोग ले लेगा, जिसके अध्यक्ष राज्य योजना आयोग बना अब सेतु आयोग। जो सेतु है उसकी फुल फॉर्म है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे, उपाध्यक्ष नियोजन मंत्री होंगे,
और अन्य 3 सलाहकार इसमें शामिल होंगे। प्रदेश सरकार की नीतियों व नियोजन के एक थिंक टैंक के रूप में, क्योंकि नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में ही काम कर रहा है, करता है, तो राज्य योजना आयोग के स्थान पर अब इसे क्या बोला जाएगा? सेतु आयोग बोला जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, सेतु आयोग के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, सेतु की फुल फॉर्म भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप क्लियर रखेंगे। निर्यात सूचकांक 2022 में उत्तराखंड प्रथम स्थान हिमालय राज्यों में। तो हिमालय राज्यों में निर्यात सूचकांक, किसी चीज को निर्यात कर रहा होगा हमारा उत्तराखंड, विभिन्न प्रकार के, जैसे बता रखा है उत्तराखंड में दवाएं, आभूषण, हस्तशिल्प उत्पादों का प्रमुख रूप से निर्यात कर रहा है। और इस प्रकार से आपको डायरेक्ट याद रखना है कि निर्यात सूचकांक 2022 में उत्तराखंड का प्रथम स्थान है, दूसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश है और तीसरे स्थान पर कौन है? आपका मणिपुर है। तो इस प्रश्न को आप डायरेक्टली क्या रखें? याद रखें। अगला पॉइंट है, अपनो स्कूल अपूर्ण प्रमाण। ये सरकार की एक योजना है और इस सरकार इस योजना के माध्यम से बच्चों को सभी प्रमाण पत्र जो है उसके स्कूल में ही बनाने का क्या कर रही है? निर्णय लिया गया है। तो यह एक अच्छी सरकार की पहल है कि जो उसके दस्तावेज कागज हैं वो 12वीं क्लास के अंतर्गत स्कूल में ही बन करके क्या हो जाएंगे? आपका तैयार हो जाएंगे। अगला पॉइंट है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार पुरस्कार पाने वालों में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू जिला अस्पताल की एनम मंजू केड़ा, ये नाम पहले भी आप लोगों ने सुना होगा मंजू केड़ा जी का, मंजू केड़ा शामिल है। और आप सब जानते हो कि ये पुरस्कार जो है किसी अद्वितीय कार्य के लिए दिया जाता है। तो मंजू केड़ा जी के द्वारा, जो नर्सिंग के क्षेत्र में लगातार विगत कई वर्षों से काम कर रहे हैं, तो इन्होंने कोरोना पीरियड के दौरान बिना अनुपस्थित हुए जो प्रसव से संबंधित महिलाएं थी उनकी डिलीवरी करवाई। तो इसी के कारण से राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इनको फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है, कभी भी मूव कर सकता है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज द्वारा लिखित पुस्तक खंड खंड से अखंड उत्तराखंड, कभी भी पूछ सकता है आपसे कि खंड खंड से अखंड उत्तराखंड ये पुस्तक किसकी है? तो आप बोलोगे डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज की है। केदारनाथ आपदा के बाद 10 वर्षों में हुए जो बदलाव की कड़ी थी उसको, प्राकृतिक संसाधनों की उसकी रूपरेखा को इसके अंतर्गत तैयार किया गया। तो इसे आप तैयार रखें। खंड खंड से अखंड उत्तराखंड ये किसकी पुस्तक है? तो प्रदीप भारद्वाज की है। अगला पॉइंट है, किताब कौतिक महोत्सव। किताब कौतिक महोत्सव जो है बागेश्वर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बैजनाथ में पहली बार 2 दिवसीय किताब कौतिक महोत्सव का आयोजन किया गया। जगह आपके लिए इंपोर्टेंट है कि किताब कौतिक महोत्सव कहाँ हुआ? तो बागेश्वर जिले में हुआ। कहाँ हुआ? बागेश्वर जिले में, ये ध्यान में रखना। इस पुस्तक मेला का मुख्य उद्देश्य बच्चों को किताबों के प्रति रुचि पैदा करवाना है। तो आपको डायरेक्टली फैक्ट के रूप में याद रखना है कि किताब कौतिक महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो आप बोलोगे बागेश्वर में। अगला प्रश्न है, उत्तरकाशी में ट्रांसमीटर आकाशवाणी केंद्रों की स्थापना प्रधानमंत्री ने देश भर में रेडियो प्रसारण को बढ़ावा देने के लिए ऑल इंडिया रेडियोज न्यूज उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले समेत 18 राज्यों में और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में और 84 इस तरह से जिलों में इसको स्थापित किया है। तो उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले में उत्तरकाशी में ट्रांसमीटर इसका लगाया गया है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि देश भर में रेडियो प्रसारण को क्या देना है? बढ़ावा देना है। अगला पॉइंट है, मानसखंड झांकी। अब ये मानसखंड झांकी का संबंध आप सब जानते हो कि कहीं ना कहीं 26 जनवरी के अवसर पर निकाली गई झांकी के अंतर्गत ये शामिल थी हमारी मानसखंड झांकी, और गणतंत्र दिवस परेड में इस झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। मानसखंड को प्रदेश भर में मुख्य स्थानों पर प्रदर्शन के लिए हरी झंडी दिखा करके रवाना किया गया। बहुत इंपोर्टेंट, तो मानसखंड झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। मानसखंड झांकी में जो परिदृश्य दिखाए गए थे उसके अंतर्गत जागेश्वर मंदिर था, कार्बेट नेशनल पार्क था, ऐपण कला थी, योग था और वनों का समावेश, इसको इसके अंतर्गत दिखाने का काम किया गया है मानसखंड झांकी के अंतर्गत। अगला पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन। तो आप सब जानते हो कि नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान में इसकी स्थापना की गई है। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त माननीय गुरमीत सिंह जी के द्वारा 21 मार्च को इसे लॉन्च किया गया। अंतरराष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप परियोजना में बेल्जियम, कनाडा, पोलैंड, बेल्जियम, कनाडा,
पोलैंड, उज्बेकिस्तान के वैज्ञानिक विशेषों के शोधकर्ताओं के द्वारा इसमें सहयोग रहा। अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन किस जगह पर किया गया? तो नैनीताल स्थित आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध संस्थान में किया गया, जिसे हम एरीज के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट है, उत्तराखंड की कर्नल गीता राणा नेगी पहली सैन्य महिला अधिकारी बनी। अब प्रश्न क्या आया? पहली सैन्य महिला अधिकारी। अब ये क्वेश्चन जो है आगामी परीक्षाओं के लिए एवरग्रीन पॉइंट के रूप में काम करेगा। उस समय का करंट है, अभी का एवरग्रीन पॉइंट है। तो आप ऐसे प्रश्नों को तैयार रखें, ये कभी भी आपके बन सकते हैं। तो पूछ सकता है कि पहली सैन्य महिला अधिकारी कौन बनी? तो उनका नाम है कर्नल गीता राणा। कर्नल गीता राणा ने पूर्वीय लद्दाख में अग्रिम और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वतंत्र फील्ड वर्कशॉप की कमान संभालने वाली पहली सैन्य महिला अधिकारी बनकर के इतिहास रचा। चमोली जिले के नारायण बंगड़ प्रखंड के केवर गांव, अब ध्यान रखना, नारायण बंगड़ प्रखंड के केवर गांव चमोली जिले से संबंधित हैं ये आपका गीता राणा नेगी जी। तो इसको ध्यान में रखें, एवरग्रीन क्वेश्चन है, आप इसे याद करें। और अगला क्वेश्चन है ऑपरेशन प्रहार। ऑपरेशन प्रहार को उत्तराखंड पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है और इस ऑपरेशन प्रहार का मुख्य उद्देश्य है कि प्रदेश भर में अपराधियों को गिरफ्तार करना। जो प्रदेश भर में अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो डायरेक्टली प्रश्न पूछ सकता है कि ऑपरेशन प्रहार का संबंध किससे है? तो आपका ऑपरेशन प्रहार का संबंध अपराधी लोगों को गिरफ्तार करने से संबंधित है। तो इस तरह से फिर से मैंने आपको समझाने का यह प्रयास किया कि 2023 के अंतर्गत वो घटनाएं जो आपके परीक्षाओं में आ सकती हैं 2024 में भी, वो ऐसी समसामयिक उस समय की घटनाएं हैं जिनका संबंध 2024 में होने वाली परीक्षाओं के रूप में भी वो कर सकता है। तो ऐसे प्रश्नों को आप एक अच्छे नोट्स बना करके रख लीजिए और ये प्रश्न जो है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं के लिए। तो इस प्रकार से मैंने इस तीसरी वीडियो के माध्यम से फिर से इन चीजों को एकत्रित करवाने का प्रयास किया है। अगली वीडियो फिर से एक और छोटी सी वीडियो होगी और उस वीडियो के माध्यम से कुछ बचे हुए आपका जो प्रश्न है उनको मैं फैक्ट के माध्यम से आपके साथ लेकर के पहुंचूंगा और मैं उनको समझा दूंगा। तो इस तरह से फिर हमारा पूरा का पूरा 4 वीडियो के माध्यम से ये पूरा 2023-24 के अंतर्गत जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनको हम इकट्ठा करने का प्रयास कर लेंगे। तो मेरा फिर से आप लोगों से यही कहना है कि एक व्यवस्थित तरीके से पढ़ाई करिए, एक चैन जो रूटीन है पढ़ने की उसको बना करके रखिए और इसी चैन रूटीन को बना करके लगातार आपके द्वारा की गई सतत मेहनत और परिश्रम आपको एक दिन सफलता अर्जित करवाती है। तो फिर से आप सभी लोगों को पुनः शुभकामनाएं। अगर ये व्यवस्थाएं और ये चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल से जुड़िए और इसमें जो भी आपको पढ़ाया और समझाया जा रहा है वो विधिवत तरीके से इसके नोट्स बना करके अपने पास रखिए इन्हीं सब के साथ। और दूसरा, कमेंट्स के माध्यम से बताएं जरूर, जिससे थोड़ा सा हमारी भी इच्छा शक्ति ये बढ़े कि हाँ बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं और फिर उसके माध्यम से हम खोजबीन करके और नई नई चीज़ें आप तक पहुंचाने का काम करें। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।